हाँ जी, देखो जब भी आप कोई भी रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हो Django में, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा शेयरिंग कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी दो एप्स हैं, उन दो एप्स के बीच में अगर आपने कोई भी डेटा शेयरिंग करवानी है तो आप रेस्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। एपीआई क्या करती है, बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है, ठीक है। और Django में रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपको सबसे पहले सिंपल आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, ऐप क्रिएट करोगे कमांड्स के थ्रू, और सिंपल उसके बाद आप क्या करोगे, सर्वर को रन करोगे। उसके बाद सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है रेस्ट फ्रेमवर्क। ये इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कमांड है पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क। देखो अगर आपने एपीआई बनानी है ना तो एपीआई का कंसेप्ट आता है रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। मैम तो टर्मिनल में ही करना है इंस्टॉल? हाँ जी, यहीं पे करना है टर्मिनल में ना, ओके। ठीक है। सबसे पहले आपने करना है पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। और रेस्ट फ्रेमवर्क करने के बाद आपने ये नहीं करना, ये तो किसी और चीज के लिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना क्लियर कैशे, ये होता है अगर आपने कैशे को क्लियर करना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना उसके कैशे को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हो। सबसे पहले आप इसको अगर आपने कैशे क्लियर करना हो तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो पिप इंस्टॉल क्लियर कैशे। उसके बाद आप कमांड लगा देते हो python manage.py क्लियर कैशे, ठीक है। तो ये तो अलग है एपीआई से। मैं एपीआई का बता रही थी आपको। एपीआई करने के लिए आपने सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है Django रेस्ट फ्रेमवर्क। उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल्ड ऐप में इसे रजिस्टर करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप Django में कोई भी मॉड्यूल करते हो, इंस्टॉल करते हो, जैसे आप ऐप वो करते हो, ऐप क्रिएट करते हो, तो ऐप को भी आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो। देखो मैंने मेरी ऐप बनाई थी, उसका नेम है माई एपीआई, तो वो इंस्टॉल्ड ऐप में रजिस्टर की है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये इंस्टॉलेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जाओगे models.py फाइल में, ठीक है। models.py फाइल के अंदर यहाँ पे देखो मैंने एक मॉडल बनाया है स्टूडेंट नेम का। यहाँ पे मैंने उसके दो फील्ड रखे हैं, नेम और कोर्स। और देखो सिंपल, जैसे हमने पहले भी मॉडल्स किए हैं, मॉडल बनाने के लिए आप उसको कौन सी क्लास से इनहेरिट करते हो, models.model क्लास से। और सबसे पहले तो ऊपर आप इंपोर्ट करते हो फ्रॉम Django.db import models, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉडल का नेम है वो है स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई टेक्स्ट इनपुट करवाते हो तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, कैर फील्ड लेना पड़ता है। और कैर फील्ड के अंदर जो उसका मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ता है वो होता है मैक्स लेंथ, ठीक है। अगर आप मैक्स लेंथ नहीं लिखते तब आपके पास एरर आता है, बट अगर आप इंटीजर फील्ड ले रहे हो तो इंटीजर फील्ड में अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप एक फंक्शन बनाओगे डेफ अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर str अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है। और इसके थ्रू आप क्या रिटर्न करवाते हो, ये आपको तब शो होता है जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मतलब जब भी आप admin.py फाइल के अंदर जाओगे, ठीक है, पहले इस मॉडल को रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद जब आप एडमिन में जाके इसे ओपन करते हो और स्टूडेंट मॉडल के अंदर कुछ भी आप ऐड करते हो, तो हर बार जितनी बार भी ऐड करोगे आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, उस मॉडल की जो आप एंट्रीज कर रहे हो उसको शो करवाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ, तो ये फंक्शन उस चीज के लिए बनता है, ठीक है। तो जैसे मैंने सेल्फ डॉट नेम लिखा तो फंक्शन किसके साथ बनेगा, नेम के साथ, ठीक है। मॉडल बनाने के बाद आप मेरे क्या, माइक से नॉइस तो नहीं आ रहा? नहीं, ठीक है। यहाँ उसके हवा बाद चल रही है ना तो इसीलिए का मैंने पूछा। अच्छा ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, admin.py फाइल में रजिस्टर करोगे, सिंपल स्टूडेंट मॉडल बनाया था और स्टूडेंट मॉडल को रजिस्टर करोगे। सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करते हो फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट स्टूडेंट, और इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करते हो, इसको रजिस्टर कर देते हो। और देखो जब भी आप क्या बनाते हो, मॉडल बनाते हो, तो मॉडल बनाने के बाद आप सबसे पहले माइग्रेशन परफॉर्म करते हो। 3 माइग्रेशन की कमांड होती है, python manage.py make migration, नेक्स्ट होती है python manage.py migrate, और उसके बाद क्या करते हो, रन सर्वर, ठीक है। ये तो सिंपल मॉडल का था, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं Django में, ठीक है। बट जो मेन काम है आपने अब क्या करना है, अब आपने जाना है forms.py फाइल,
और अगर आप फॉर्म नहीं बनाते तो आप क्या बनाओगे, एक serializer.py फाइल। देखो जो आपकी एपीआई होती है ना, एपीआई में क्या होता है, जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है सीरियलाइजर का। तो सीरियलाइजर के लिए आप क्या करोगे, आपकी जो ऐप होती है, ऐप के अंदर एक फाइल क्रिएट करोगे, उसका नेम रखोगे serializers.py। ठीक है, जैसे हम यूआरएल फाइल बनाते हैं ऐप के अंदर, क्योंकि ऐप के अंदर यूआरएल फाइल नहीं होती, ठीक है, हम यूआरएल फाइल बनाते हैं और साथ में हम कौन सी फाइल बनाते हैं, एक forms.py फाइल बनाते हैं। मतलब जो भी हमें एक्सटर्नल फाइल्स चाहिए होती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो serializer.py फाइल बनानी है आपने ऐप के अंदर। ये देखो यहाँ पे बनी हुई है। इस फाइल के अंदर आपने क्या बनाना है, सीरियलाइजर बनाना है। और जो सीरियलाइजर होगा वही आपका एपीआई पे मतलब इम्पोर्टेंट होता है। इसी के थ्रू आपके यहाँ डेटा शेयरिंग होती है। ठीक है, और डेटा जो आपको शो होता है वो भी इसके थ्रू शो होगा, सीरियलाइजर के थ्रू। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मॉडल को इंपोर्ट करना है और रेस्ट फ्रेमवर्क से सीरियलाइजर को इंपोर्ट करना है। ये रेस्ट फ्रेमवर्क कहाँ से आया, जो हमने इंस्टॉल किया था, ये इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मॉडल को इंपोर्ट करना है आपने। स्टूडेंट मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद देखो, जैसे हमने फॉर्म, जब हम forms.py फाइल बनाते थे उसमें हम ये लिखते थे क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू स्टूडेंट एंड फील्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर ऑल भी लिख सकते हो और अलग से आप फील्ड्स का नेम भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने फील्ड का नेम आईडी भी दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यस जब मैम। भी आप जेंगो में कोई भी मॉडल क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक आपके पास एक फील्ड क्रिएट होता है आईडी नेम। ठीक है, और उसकी प्राइमरी की हाँ क्या जी। होती है, ट्रू होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डबल अंडरस्कोर ऑल डबल अंडरस्कोर भी लिख देते हो तब भी वो उसके सारे फील्ड्स को लेगा। आप उसके सारे फील्ड्स को मेंशन भी कर सकते हो अलग से, जैसे मैंने मेंशन किया। और यहाँ पे देखो जी। मैंने क्लास का नेम रखा स्टूडेंट सीरियलाइजर, या आप कोई भी नेम रख सकते हो। बट यहाँ पे उसकी जो क्लास है वो क्या है, सीरियलाइजर्स डॉट हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर। अब ये सीरियलाइजर से आपने क्या इंपोर्ट किया, हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर। ये जो हाइपर लिंक है ना, वो आपके पास एक लिंक की तरह फॉर्म में ओपन होगा, जैसे HTML में होते हैं ना हाइपर लिंक। यस मैम। तो जो हम ये सीरियलाइजर बना रहे हैं वो एक हाइपर लिंक की फॉर्म में ओपन होगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा शो हो जाएगा जो भी यूजर एंटर करेगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। उसके बाद आपने ये करना है serializer.py फाइल। हमने एक सीरियलाइजर बना लिया, हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया, मॉडल को रजिस्टर भी कर दिया। अब आपने जाना है views.py फाइल। ठीक है, views.py फाइल के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करोगे जो आपने सीरियलाइजर बनाया उसको इंपोर्ट करोगे। उसके बाद जो आपने मॉडल बनाया था उसको इंपोर्ट करोगे। और उसके बाद आपको व्यू सेट भी चाहिए होता है। व्यू सेट क्या होता है, रेस्ट फ्रेमवर्क का एक फंक्शन होता है जो आप बनाते हो ये डेटा, मतलब आप एपीआई क्रिएट करते हो उसको देखने के लिए। ठीक है, उसकी वर्किंग के लिए ये व्यू सेट फंक्शन होता है, तो व्यू सेट को भी इंपोर्ट करोगे। ठीक है, ये दोनों आपने सीरियलाइजर बनाया हुआ था उस पेज से इंपोर्ट किया serializer.py से, मॉडल को इंपोर्ट किया model.py फाइल से, और जो व्यू सेट है उसको आप करोगे रेस्ट फ्रेमवर्क से जो हमने इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर रजिस्टर किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लास का नेम रखा स्टूडेंट व्यू सेट। ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने पिछली उसमें रखा था स्टूडेंट सीरियलाइजर, सीरियलाइजर का नेम। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो नेम, बट आप इसको इंपोर्ट करोगे व्यू सेट डॉट मॉडल व्यू सेट से। ठीक है, और देखो अब हमने मॉडल बनाया और मॉडल के सारे ऑब्जेक्ट्स को गेट करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है, आप मॉडल का नेम लिखते हो डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, यही होता है अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को गेट करना हो और कहीं पे शो करवाना हो, यस। जैसे टेम्पलेट में शो करवाते थे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नेम है क्वेरी सेट, और मैंने स्टूडेंट जो मॉडल बनाया था उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लिया, गेट कर लिया। और जो ऑर्डर बाय होता है ये क्या होता है, एक फिल्टर होता है ऑर्डर अंडरस्कोर बाय। ऑर्डर अंडरस्कोर बाय का मतलब है आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसके साथ वो करोगे, फेच करोगे, नेम के साथ फेच करोगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, सीरियलाइजर क्लास, ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो सीरियलाइजर अंडरस्कोर क्लास लिखा है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है एक। और इसके अंदर मैंने किसको कॉल किया, स्टूडेंट सीरियलाइजर, जो मैंने serializer.py फाइल के अंदर बनाया था, जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, बस इसमें मैंने कुछ नहीं किया, व्यू एक व्यू सेट बनाया
व्यू सेट के अंदर सबसे पहले तो जो मॉडल के अंदर मैंने मतलब जितने भी फील्ड्स बनाए थे सबको ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल के थ्रू गेट किया। गेट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर दोबारा से किसको कॉल कर दिया, स्टूडेंट सीरियलाइजर को, जो मैंने serializer डॉट py फाइल में बनाया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, urls डॉट py फाइल के अंदर जाओगे और इसमें भी ऐप में भी यूआरएल क्रिएट करोगे जैसे हम क्रिएट करते थे। और मैंने आपको बताया था अगर एक के अंदर ही आपको कोडिंग करनी है तो आप क्या कर देते हो, जो आपका प्रोजेक्ट वाला यूआरएल होता है ना उसी में ऐप के यूआरएल को इंक्लूड कर देते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐप के यूआरएल को इंक्लूड कर दिया और ये ऐप का यूआरएल है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको अलग वर्किंग लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले रेस्ट फ्रेमवर्क से आप किसको इंपोर्ट करोगे, राउटर्स को। देखो राउटर्स क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं अगर आपने राउटिंग करनी हो यूआरएल की एपीआईज के लिए। ठीक है, ये आपकी एपीआईज की वायरिंग के लिए होते हैं। जो राउटर्स होते हैं हमेशा आप ऐसे इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो और यहाँ पे लिखोगे राउटर्स डॉट डिफॉल्ट राउटर, जो भी एपीआई का डिफॉल्ट राउटर होगा राउटिंग करने के लिए। देखो राउटिंग का मीनिंग क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, उसका पाथ सेट कर रहे हो। ठीक है, यूआरएल सेट कर रहे हो और यहाँ पे लिखोगे यूआरएल डॉट रजिस्टर, मतलब ये जो वेरिएबल लिया था डॉट रजिस्टर उस राउटर के अंदर आप रजिस्टर कर रहे हो। किसको रजिस्टर करना है, जो आपने व्यूज के अंदर व्यू सेट बनाया था। ठीक है, स्टूडेंट व्यू सेट बनाया था उसको आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है राउटर के अंदर। जैसे हम admin.py फाइल के अंदर रजिस्टर करते थे, इसी तरह आपने राउटर के जो राउटर है उसके अंदर रजिस्टर करना है, जो आपने views.py फाइल के अंदर क्या बनाया था, व्यू सेट बनाया। ये करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे भी राउटर का यूआरएल इंक्लूड करोगे। जैसे हम ऐप बनाते हैं और ऐप के यूआरएल को हम वेबसाइट के यूआरएल में इंक्लूड कर देते हैं, इसी तरह अगर आपने एपीआई की राउटिंग करनी हो तो आपने राउटर को भी इंक्लूड करना है। ये करने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेस्ट फ्रेमवर्क को भी इंक्लूड करोगे। रेस्ट फ्रेमवर्क का क्या है, देखो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट यूआरएल है, ये कहाँ से है, जो हमने मेन हमारे पास एपीआई का कंसेप्ट होता है उसको शो करवाने के लिए रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट यूआरएल। और रेस्ट फ्रेमवर्क को हमने किसमें लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड ऐप में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एपीआई ऑथ ये एक क्या है, एक डिफॉल्ट पेज है एपीआई का। जैसे मैंने बताया था ना जैंगो में क्या होते हैं, इनबिल्ट टेबल्स होते हैं, जैसे यूजर मॉडल हमने यूज किया था। तो एपीआई ऑथ क्या है, एक उसका डिफॉल्ट टेम्पलेट है, तो आप यहाँ पे यही बात दोगे हमेशा। ठीक है, आपको इतनी कोडिंग करनी है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सर्वर को रन करोगे और मैं आपको दिखाती हूँ आपके पास। ये आपको डिफॉल्ट पेज पे ही ओपन होगा क्योंकि हमने कोई भी टेम्पलेट डायरेक्टरी नहीं बनाई, हमने कोई भी टेम्पलेट इंक्लूड नहीं किया, हमने जो उसका बिल्ट इन वो होता है ना, पाथ होता है एपीआई का, वो दिया। देखो ये आपका एपीआई हो गया। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, गेट करते हो। ठीक है, गेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दो फॉर्मेट से आप देख सकते हो, एक होता है जेसन फॉर्मेट और एक होता है आपके पास ये जेसन फॉर्मेट आ गया। जो जेसन फॉर्मेट है उसमें जो डेटा शो होता है वो आपको डिक्शनरी के फॉर्मेट में शो होता है, जैसे की वैल्यू पेयर होते हैं ना ऐसे। ठीक है, और एक आपको शो होता है एपीआई के फॉर्मेट, ये एपीआई वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ऑप्शंस पे वो करते हो क्लिक, तो अभी तो आपको ये सेम ऑप्शन शो हो रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले गेट पे करते हैं, जेसन पे जाते हैं और उसके बाद एपीआई। और देखो आपको जो मैंने लगाया था ना, मैंने serializer.py फाइल बनाई थी, उसमें मैंने क्या बनाया था, एक हाइपरलिंक बनाया। तो मैंने बताया था कि आपको एक हाइपरलिंक की फॉर्म में शो होगा एपीआई का डेटा। तो देखो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आपके पास क्या होता है, डेटा शो हो जाता है जो भी मैंने ऐड करवाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी डेटा को पोस्ट करवा सकते हो।
जैसे आपने लिखा, मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ दीपक और उसका कोर्स लिख रही हूँ पाइथन। देखो जब मैं इसको पोस्ट करूंगी तो ये डेटा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस एपीआई में जो मैंने इंटरफेस बनाया हुआ है। देखो ये 3 फील्ड लिए थे और तीनों का डेटा किसमें ऐड हो गया, इसमें फील्ड में। ठीक है, आप इसको रो डेटा के थ्रू Yes, भी ma'am. करवा सकते हो। रो डेटा में आपको क्या होता है, जेसन के फॉर्मेट में होता है और जेसन के फॉर्मेट में भी आप डेटा करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे भी कोर्स पाइथन